अध्ययन में। आज हम कक्षा 12 के लिए दूसरा अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियों को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रथम अध्याय मानव भूगोल की प्रकृति या विषय क्षेत्र को भली भांति पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में विस्तार से। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बात करें मानव समुदाय की, तो मानव समुदाय जो है इसको इस पृथ्वी पर रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं और इन लाखों वर्षों में मनुष्य ने वातावरण के साथ किस तरह समायोजन स्थापित किया जाए उसको भली भांति सीखा है। साथ ही अपनी तकनीकी ज्ञान द्वारा इस समायोजन में भांति भांति के वो परिवर्तन भी लाया है और प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने में मनुष्य संभव हो पाया है। लेकिन विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र आज भी हैं जहां कुछ समूह के लोग, जिनको जनजाति बोला जाता है, वो पुरातन ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में या उष्णकटिबंधीय जो घास मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है, विश्व तरह के सघन वन है, दुर्गम पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बात करें अगर इनकी अर्थव्यवस्था की, यानी इनके जीवन का आधार, तो इनका जो जीवन का आधार है वो बड़ा ही पुरातन तरीके से, यानी ये आखेट, भोजन संग्रहण एवं आदिम ढंग से कृषि व पशुचारण करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमें जनजाति शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि हम जनजाति किसे कहेंगे। तो जनजाति, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक लोगों का समूह होता है, लेकिन कैसा, इन लोगों एक ऐसा समूह होता है, इन लोगों की एक समान संस्कृति होती है, यानी ये एक समान संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपराओं को मानने वाले होते हैं। इन लोगों का एक सा पहनावा होता है, इनकी भाषा, बोलचाल और यहाँ तक कि इनका जो एक कुल देवता होता है उसको ये मानते हैं। तो ऐसे समूह के लोगों को एक जनजाति कहा जाता है। और इन जनजातियों में ये देखने में आया है कि ये जनजाति जो लोग हैं ये बाहरी हस्तक्षेप को कतई स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई इनके समुदाय में बाहरी हस्तक्षेप करता है तो ये ज़्यादातर ये हिंसक या आक्रमणकारी भी हो जाते हैं। इसीलिए जब सरकार विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं इनके विकास के लिए, तो ये उनको स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए सरकारें अक्सर विफल हो जाती हैं। तो जनजातियों को एक अन्य इनका नाम कबीला भी है, अंग्रेजी में इसको ट्राइब कहा जाता है। तो और हम देखें जनजातियों की विशेषताएं, तो ये जो विवाह करते हैं वो अपने ही समुदाय में करते हैं, दूसरे समुदाय से इनका कोई, अपने समुदाय से बाहर जाकर या दूसरे समुदाय से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इनका अपना एक मुखिया भी होता है जनजातियों का। तो अगर हम परिभाषिक रूप से देखें कि जनजाति किसे कहते हैं, तो आप देखें लोगों का ऐसा समूह है जो समान संस्कृति, समान पहनावा, समान भाषा व समान कुल देवता को मानता है, उन्हें जनजाति कहा जाता है। इन्हें कबीले भी कहा जाता है, यानी जनजातियों को कबीला या
इनके समूह को कबीले भी कहा जाता है। तो लोगों का ऐसा समूह है जो समान संस्कृति, समान पहनावा, समान भाषा व समान कुल देवता को मानता है, उन्हें जनजाति कहा जाता है। इन्हें कबीले भी कहा जाता है। तो ये होती है जनजातियां। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप इसको नोट कर लें। अब हम देखते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जनजातियां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में, विषुवरेखीय प्रदेशों में निवास करती हैं। तो हम इनके निवास स्थानों के आधार पर ही इनका वर्गीकरण करते हैं। तो पहला है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां, यानी आर्कटिक ठंडे प्रदेशों की बात करें तो हम आर्कटिक है, साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है, उत्तरी कनाडा है, उसका भाग जिसको कि टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है, उस भाग में रहने वाली जनजातियां कौन कौन सी है। तो उसमें जो जनजातियां उसमें है एस्किमो के अलावा सेमोयड्स और याकूत, ये जनजातियां हैं जो कि बर्फीले ठंडे प्रदेशों में रहती हैं। दूसरी जनजातियां हम बात करें हमारी विषुवत रेखा के आसपास 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, वहां की प्रमुख जनजातियां कौन सी है। विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र होते हैं, यहाँ वन पाए जाते हैं सघन, क्योंकि वर्ष भर यहाँ बरसात होती रहती है। सघन वन क्षेत्र, इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां कौन सी हैं। इनमें है पिग्मी, सेमांग, सकाई आदि जनजातियां जो इन क्षेत्रों में रहती हैं। इसी तरह आप देखें कि गर्म प्रदेशों में यानी मरुस्थलों में तो हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय कालाहारी मरुस्थल जो कि कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है, उसमें रहने वाली एक प्रमुख जनजाति है बुशमैन। इसी तरह उष्णकटिबंधीय घास मैदान, उष्णकटिबंधीय घास मैदानों में या प्रदेशों में रहने वाली जनजाति, उसमें है पिग्मी, मसाई जनजाति है, ये तंजानिया में रहती है आदि। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है, वहां ये जनजाति निवास करती है। उष्णकटिबंधीय के अलावा हम कह सकते हैं और दूसरा इलाका समशीतोष्ण घास मैदान। समशीतोष्ण घास मैदान वो होता है जहां तापमान ना ज्यादा अधिक होता है ना ज्यादा कम होता है, यानी एक सा तापमान जहां रहता है वो है समशीतोष्ण। यानी अगर हम बात करें इस क्षेत्र की तो हमारी जो दोनों गोलार्ध हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, उसमें 30 डिग्री से 60 डिग्री दोनों ओर जो अक्षांश है उस क्षेत्र में रहने वाली प्रमुख जनजातियां उसमें आती हैं किर्गिज मध्य एशिया की एक प्रमुख जनजाति है जिनका की मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। इसी तरह दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां, दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां, उसमें आप देखें भील है, गोंड है, भील गोंड, संथाल है, मीणा, नागा आदि जनजातियां हैं जो कि दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो ये थी विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियां।
अब हम इस अध्याय में कौन सी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम कुल 4 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से हमें 2 विश्व की जनजातियां और 2 भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की जनजातियां वो है जिनका निवास क्षेत्र भारत में नहीं है, भारत से बाहर दूसरे क्षेत्रों में है, वो है विश्व की 2 जनजातियां, और 2 है भारत की। तो विश्व की जिन 2 जनजातियों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, उसमें से पहली है एस्किमो और दूसरी है बुशमैन जनजाति। और भारत की जिन 2 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें से एक है भील और दूसरी है गोंड। यानी कुल 4 जनजातियों के बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं, और हम देखते हैं कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, किस तरह की इनकी अर्थव्यवस्था है, और किस तरह से इन्होंने अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करके अपना जीवन यापन निर्वाह कर रहे हैं। चलिए अब अपने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं, जिसमें है पहली एस्किमो। एस्किमो जनजाति को पढ़ने से पहले प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में हम जो जनजातियां पढ़ेंगे, हम उनका जो वर्गीकरण करेंगे, जो विशेषताएं पढ़ेंगे, वो 4 मुख्य विशेषताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण या अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता उनका अध्ययन का जो आधार होगा वो होगा उनका निवास क्षेत्र। दूसरी जो हम सभी जनजातियों की विशेषता पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, यानी वो अपना जीवन किस तरह जीते हैं। तीसरी जो चीज हम इसमें पढ़ेंगे वो है उनके सामाजिक रीति रिवाज, उनकी प्रमुख सांस्कृतिक परंपराएं, और आखिर में हम पढ़ेंगे वातावरण समायोजन, यानी इन जनजातियों ने अपना वातावरण के साथ किस तरह से अपना समायोजन स्थापित किया है उसको हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एस्किमो को पढ़ते हैं। एस्किमो को पढ़ने से पहले, इनके निवास क्षेत्रों को पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले, या कच्चा मांस खाने वाला व्यक्ति एस्किमो कहलाता है, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो जहां निवास करते हैं, जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर वनस्पति का बहुत ही अभाव पाया जाता है। भोजन को पकाने के लिए हमें जिन लकड़ियों की आवश्यकता होती है, तो जिन क्षेत्रों में ये एस्किमो रहते हैं वहां पर इनका अभाव पाया जाता है। इसलिए लकड़ी के अभाव में ये लोग भोजन को बगैर पकाए ही उसको खाते हैं। इसलिए कच्चा मांस खाने की वजह से इनका नाम का अर्थ भी यही है एस्किमो का, कि कच्चा मांस है खाने वाला। साथ ही इनका जो निवास क्षेत्र है वो बर्फीले प्रदेशों में है, इसलिए इन्हें बर्फीले प्रदेशों के निवासी भी कहा जाता है, बर्फीले क्षेत्र के निवासी। एस्किमो को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना गया है। मानव शास्त्रियों ने मनुष्य जो जाति है उसको कई प्रजातियों में विभक्त किया है। उन्हीं में से एक प्रजाति मंगोल होती है, जिसमें एस्किमो को माना जाता है। थोड़ा प्रजातियों के बारे में हम यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। देखो, मानव शास्त्रियों ने जो पूरी मानव हमारी जाति है उसको इसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर इन्हें कई प्रजातियों में बांटा है। उन्हीं में से 3 मुख्य प्रजातियां मानी गई हैं। वो 3 मुख्य प्रजातियां कौन सी हैं? पहली है काकेसाइड, दूसरी मुख्य प्रजाति जो मानी जाती है वो है मंगोलायड, और तीसरी जो मुख्य प्रजाति मानी जाती है वो है निग्रोयड। इनको काकेशियन, इनको मंगोल और इनको निग्रिटो भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मानव शास्त्रियों ने
इन प्रजातियों का जो वर्गीकरण का मुख्य आधार रखा है वो है इनकी शारीरिक विशेषताएं, इनके बाहरी लक्षण। तो हम देखें कि इन प्रजातियों के वर्गीकरण का जो आधार रखा गया है वो कुछ शारीरिक लक्षणों को रखा गया है। उन शारीरिक लक्षणों में हम कुछ मुख्य ले लेते हैं, जैसे कि इनका हम ले लेते हैं एक शारीरिक लक्षण इनका रंग, दूसरा शारीरिक लक्षण हम इनका कद ले सकते हैं, और शारीरिक लक्षण में हम इनके मुंह, इनका नाक, बाल, इन शारीरिक लक्षणों को ले सकते हैं। देखिए काकेसाइड जो जनजाति है जिसको काकेशियन भी बोला जाता है, इनका जो रंग होता है वो रंग होता है श्वेत, यानी श्वेत जाति प्रजाति के लोग काकेसाइड कहलाते हैं। श्वेत या इनको गोरे भी बोला जाता है। श्वेत जो इनके अंदर जो रंग है, देखिए वो एक वर्णक या उसको पिगमेंट बोलते हैं। हमारे मानव का जो त्वचा का रंग है उसका निर्धारण के पीछे एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। उसकी अधिकता या कमी की वजह से ही व्यक्ति या मनुष्य के त्वचा का रंग होता है। तो काकेसाइड में जो वर्णक पाया जाता है वो होता है हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की अधिकता की वजह से इनका रंग श्वेत होता है, इनको गोरे भी कहा जाता है। इनका रंग पीला होता है। पीला रंग जो होता है वो पिगमेंट केराटिन की अधिकता की वजह से होता है। और इनका जो रंग होता है वो होता है काला, और काला जो रंग होता है वो होता है मेलेनिन पिगमेंट या वर्णक की अधिकता की वजह से होता है। इनको अश्वेत भी कहा जाता है। इनका कद, काकेसाइड का कद, ये लंबे कद के होते हैं। अधिकांशतः इस जनजाति से संबंधित, इस प्रजाति से संबंधित जो लोग होते हैं उनका कद लंबा होता है। मंगोलाइड का जो कद होता है वो होता है मध्यम, और निग्रोइड जो प्रजाति होते हैं उनका कद छोटे भी होते हैं, इनमें मध्यम भी होते हैं, और इनमें लंबे भी मनुष्य पाए जाते हैं, मानव पाए जाते हैं। इनका मुंह है, काकेसाइड का मुंह पतला होता है, इनकी नाक भी पतली, और इनके जो बाल होते हैं इनके बाल घुंघराले होते हैं। इनका मुंह मध्यम होता है, यानी ना तो इनका मुंह मोटा होता है और ना ही पतला होता है, मध्यम होता है। नाक इनकी छोटी होती है इस प्रजाति से संबंधित, और बाल इनके सीधे होते हैं। और निग्रोइड जो प्रजाति के जो लोग होते हैं उनका मुंह चपटा होता है, नाक इनकी मोटी होती है, नाक मोटी होती है, बाल इनके भी घुंघराले होते हैं, लेकिन इनके बाल जो होते हैं वो ऊन की तरह दिखाई देते हैं। तो ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। इन्हीं शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। काकेसाइड जो प्रजाति के लोग हैं वो अधिकांशतः यूरोपीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। वैसे तो विश्व के बहुत से, लगभग सभी देशों में काकेसाइड मिलते हैं, लेकिन अधिकांशतः इस प्रजाति के जो लोग हैं वो हैं यूरोपीय जो क्षेत्र है, यूरोपीय जो महाद्वीप है उसमें अधिक मिलते हैं। मंगोलाइड हैं वो एशियाई जो देश हैं उनमें ज्यादा मिलते हैं, और निग्रिटो ये अफ्रीकी जो देश हैं, अफ्रीकी महाद्वीप उसमें ये ज्यादा मिलते हैं। तो आप देखें एस्किमो का संबंध किससे माना गया है? मंगोल से माना गया है, मंगोलाइड। तो आप देख सकते हैं कि मंगोल, इनका रंग पीला होता है,
ठीक है। इनका कद मध्यम, मुंह इनका मध्यम और नाक इनकी छोटी, बाल इनके सीधे होते हैं और अधिकांशतः ये एशियाई देशों में अधिकांशतः मिलते हैं, लेकिन एशियाई क्षेत्रों के बाहर भी ये मिलते हैं। तो ये है मंगोल प्रजाति। एक और प्रजाति जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुशमैन। उसका संबंध किससे होगा? उसका संबंध होगा निग्रो या निग्रिटो से। तो यहाँ हम अफ्रीका के काला रे मरुस्थल की एक जनजाति आगे बढ़ेंगे, बुशमैन। उसका संबंध निग्रो से माना जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि एस्किमो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से माना गया है, तो वो है मंगोल। या बुशमैन जनजाति का संबंध किस प्रजाति से माना जाता है, तो वो है निग्रिटो या निग्रो प्रजाति। अब हम पढ़ते हैं इनके निवास क्षेत्र कहाँ है। अब हम हमारे मुख्य टॉपिक पर लौटते हैं। इनका निवास क्षेत्र हम देखते हैं कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ है। तो आपके सामने एक मानचित्र है, इस मानचित्र को आप देखें। इस मानचित्र को देखने से हमें स्पष्ट होता है कि इनका निवास कहाँ है। यहाँ जो आपको मानचित्र दिख रहा है, इसमें ये उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका के दो देश मैंने यहाँ बनाए हैं, एक है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर आप आर्कटिक प्रदेश जहाँ है वहाँ देखें, आर्कटिक महासागर भी है यहाँ आप देखें ग्रीनलैंड। इस ग्रीनलैंड के इधर दक्षिण की साइड में और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में एस्किमो जनजाति का निवास है। यहाँ अलास्का क्षेत्र है। तो अलास्का से लेकर यहाँ तक आप देखें ये एस्किमो का मुख्य निवास क्षेत्र माना जाता है। तो इनका निवास क्षेत्र हम क्या कह सकते हैं? इनका निवास क्षेत्र है अलास्का, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया इनका मुख्य निवास क्षेत्र माना जाता है। अगर बात करें हम इनके निवास क्षेत्रों की जलवायु की, तो वहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही ठंडी बर्फीली, वहाँ आंधियाँ चलती हैं और साल भर जो तापमान है वो लगभग 0 डिग्री बना रहता है। तो इतने कठिन शीत भरे जलवायु के मौसम में ये एस्किमो जनजाति आज भी निवास कर रहे हैं। लगभग 10,000 सालों से ये उन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एस्किमो की प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप की ये क्या काम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एस्किमो जनजाति के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं, ये अपना जीवन यापन किस तरह से चलाते हैं, क्या काम धंधे करते हैं। तो अध्ययन की सरलता की दृष्टि से हम इनके आर्थिक क्रियाकलापों को कुछ भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला है आखेट। आखेट यानी शिकार करना। दूसरा, हम इनके आर्थिक क्रियाकलापों में जो चीज पढ़ेंगे वो है भोजन। तीसरा, इनका पहनावा, यानी ये किस तरह के वस्त्र पहनते हैं। चौथा, हम इनके निवास स्थान के बारे में, इनके घरों के बारे में कि ये किस तरह के घरों में रहते हैं, निवास गृह के बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा हम इसमें पढ़ेंगे यंत्र व उपकरण, ये किस तरह के इस्तेमाल करते हैं शिकार के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आखेट। एस्किमो जनजाति जिन क्षेत्रों में रहती है उन क्षेत्रों के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इनके जीवन का जो मुख्य आधार माना गया है वो है आखेट और शिकार करना। इनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है। चूंकि वर्ष के अधिकांश महीनों में ठंड पड़ती है और गर्मियाँ बहुत ही कम महीनों के अंदर आती हैं, तो इनके जो शिकार की जो विधियाँ हैं वो ऋतुओं के अनुसार बांटी गई हैं। तो इनकी ऋतुओं के अनुसार शिकार की जो विधियाँ हैं वो दो हैं। पहली जो है वो है शीतकालीन आखेट। दूसरी है बसंतकालीन आखेट, जब कुछ
सर्दी कम हो जाती है, बर्फ पिघल जाती है, तो उस समय ये आखेट करते हैं, उसको बसंतकालीन आखेट कहा जाता है। तो पहला है शीतकालीन आखेट। शीतकाल, जबकि वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ गिरती रहती है, तो इनका जीवन उस समय बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो उस समय ये शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो शीतकालीन आखेट करने के इनके दो तरीके हैं। पहली जो विधि ये उपयोग में लाते हैं उसको बोलते हैं माऊपाक, और दूसरी जो विधि उपयोग में लेते हैं शिकार की उसको बोलते हैं इतुरपाक। तो माऊपाक और इतुरपाक क्या है? माऊपाक और इतुरपाक एस्किमो द्वारा शीतकालीन आखेट की दो विधियां हैं। अब माऊपाक में क्या होता है? माऊपाक के अंदर एक गड्ढा खोदा जाता है, यानी बर्फ जमी होती है, चाहे वो झील हो, चाहे वो सागर हो, महासागर हो, सब जगह बर्फ जमी होती है। तो बर्फ फोड़ के एक गड्ढा खोद लिया जाता है। इस गड्ढे के पास एक व्यक्ति बैठ जाता है हाथ में हथियार लिए हुए, और उसमें कुछ वो भोजन या चारा, कुछ दाना डालता है इसमें। तो जैसे ही मछली सांस लेने के लिए इस गड्ढे से बाहर आती है, तो यहाँ बैठा व्यक्ति उस मछली का उस हथियार से शिकार कर लेता है। तो इसको बोलते हैं माऊपाक, यानी ये व्यक्ति बैठा इंतजार करता रहता है। इसलिए माऊपाक का शाब्दिक अर्थ भी यही है, प्रतीक्षा करना। तो व्यक्ति प्रतीक्षा करता रहता है जब तक कि मछली ना आए। जैसे ही मछली आती है तो वो उसका शिकार कर लेता है। इस विधि को बोला जाता है माऊपाक। इतुरपाक विधि में क्या होता है? इतुरपाक विधि में दो गड्ढे खोदे जाते हैं, पास पास दो गड्ढे किए जाते हैं बर्फ फोड़ के। एक गड्ढे के पास एक व्यक्ति कुछ दाना लेके, कुछ चारा लेके बैठ जाता है। दूसरे गड्ढे के पास एक व्यक्ति हथियार लेके बैठ जाता है। जैसे ही मछली दाना चुगने आती है और दाना चुग के वो जाती है, तो यहाँ बैठा व्यक्ति उसका शिकार कर लेता है। यानी इतुरपाक में दो गड्ढे खोदकर शिकार किया जाता है। तो ये इनकी आखेट की दो विधियां मानी गई हैं। इसके अलावा ये जो बारहसिंगा होता है, जिसको कैरिबो बोला जाता है, उसका भी शिकार करते हैं। और मुख्य रूप से ये जिस मछली का शिकार करते हैं वो है सील मछली। सील मछली का इनके जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। न केवल उससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बल्कि सील की खाल से अपने वस्त्र भी बनाते हैं, और सील की मछली को जलाकर ये उससे ईंधन भी प्राप्त करते हैं। साथ ही इसकी हड्डियों से ये आभूषण बनाते हैं, और एक ये अपना वाहन भी बनाते हैं जिसको स्लेज बोला जाता है। हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसमें भी सील मछली की हड्डियों का ये उपयोग करते हैं। अपने घर बनाने में सील मछली की हड्डियों का उपयोग करते हैं। तो सील का इनके जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। दूसरी ऋतु आती है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन, जब गर्मियां आ जाती है, सर्दी थोड़ी कम हो जाती है, तो उस समय जो बर्फ जमी होती है वो बर्फ पिघल जाती है। तो ये खुले समुद्रों के अंदर शिकार करते हैं, उसको बसंतकालीन आखेट कहते हैं। इसको उतोक भी कहा जाता है। इनकी स्थानीय भाषा में इसको उतोक बोला जाता है। इसके अंदर ये एक नाव में सवार होते हैं। उस नाव को कयाक बोला जाता है। उस कयाक में सवार होकर ये आखेट के लिए निकलते हैं, और कयाक में बैठकर ये भाला फेंकते, जिसको कि ये हारफून कहते हैं। इस हथियार का नाम क्या है? हारफून। हारफून का ये उपयोग करके सील मछली का शिकार करते हैं। तो ये इनके आखेट की दो मुख्य विधियां होती हैं, शीतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट, जिसमें ये माऊपाक इतुरपाक विधि से शिकार करते हैं, और बसंतकालीन आखेट जिसको कि उतोक बोला गया, उसमें कयाक जो कि एक नाव होती है, उस नाव में बैठकर ये शिकार करते हैं। अब हम इनका भोजन देखते हैं कि ये किस तरह के भोजन का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि इनका जो मुख्य भोजन होता है वो होता है कच्चा मांस। तो ये कच्चा मांस खाके अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही ये विभिन्न तरह की मछलियों को मारकर खाते हैं, जिनमें अगर हम देखें तो सील मछली, व्हेल मछली
और वालरस, इन मछलियों को मारकर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनके भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो है कच्चा मांस। बात करें अगर हम इनके वस्त्रों की कि एस्किमो किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं, तो एस्किमो जो जनजाति है वहां भयंकर ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने की वजह से इनके जो वस्त्र होते हैं वो ऊनी होते हैं, इसलिए ये जो पशुओं का जिनका शिकार करते हैं उन्हीं की खाल से बने हुए इनके वस्त्र होते हैं। पशुओं की खाल, जिसमें मुख्य रूप से सील मछली की खाल का उपयोग, इसके अलावा एक कैरिबो जो कि 12 सींगा होता है, उसको भी मारकर उसकी खाल का ये उपयोग करते हैं। ये जो वस्त्र पहनते हैं एक लंबा चोगेनुमा वस्त्र होता है जिसको तिमियाक बोला जाता है। एक वस्त्र है तिमियाक। तमियाक के ऊपर एक वस्त्र और पहनते हैं, उसको अनोहाक कहा जाता है। इसी तरह जो ये जूते पहनते हैं उनको कार्मिक बोला जाता है। तो इनके जो वस्त्र हैं वो आप देखें, उनके नाम तिमियाक, एक चोगेनुमा लंबा वस्त्र होता है उसको तमियाक बोला जाता है। इस तमियाक के ऊपर एक वस्त्र और पहनते हैं उसको अनोहाक कहते हैं, और जो जूते पहनते हैं उन जूतों को बोला जाता है कार्मिक। तो ये इनके वस्त्र होते हैं, और इनके जो वस्त्र हैं वो अधिकांशतः स्त्रियां ही निर्माण करती हैं। निवास क्षेत्र, चूंकि यहाँ अधिकांशतः बर्फ गिरती रहती है, तो ये जो घर बनाते हैं इनके बर्फ के घर बने होते हैं जिनको इग्लू कहा जाता है। इग्लू एस्किमो के द्वारा बना बर्फ का घर इग्लू कहलाता है। ये 5 से 6 फुट ऊंचा होता है इग्लू, इसको बर्फ का घर कहा जाता है। इनका मुख्य निवास होता है शीतकाल में। इसके अलावा ये अपने जो घर हैं उसमें विभिन्न तरह की जो पशु होते हैं उनके हड्डियों का भी उपयोग करते हैं। कुछ मात्रा में वहाँ वनस्पति भी होती है गर्मियों के अंदर, उन वनस्पतियों के टुकड़ों द्वारा घास फूस से ये झोपड़ियां बनाते हैं। उन झोपड़ियों को कार्मिक कहा जाता है, यानी घास फूस से बनी हुई इनकी झोपड़ियां कार्मिक कहलाती है, जिनको कार्मिक या कर्मक भी बोला जाता है। बात करें इनके यंत्र उपकरणों की कि ये शिकार में किस तरह के यंत्र और उपकरण काम में लेते हैं, तो आप देखें ये एक नाव होती है जिसको कि कयाक बोला जाता है। कयाक का उपयोग करते हैं। कयाक एक नाव है, 4 से 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी एक नाव होती है। उस नाव को कयाक बोला जाता है। कयाक से बड़ी जो नाव होती है उसको उमियाक बोला जाता है। इसके अलावा ये एक भालानुमा हथियार का उपयोग करते हैं जिसको कि हारपून कहते हैं। इसके अलावा ये एक गाड़ी का उपयोग करते हैं जिसको बोला जाता है स्लेज। ये जो स्लेज गाड़ी होती है, ये रेंडियर, वहां एक मुख्य पशु पाया जाता है रेंडियर। उस रेंडियर द्वारा या कुत्तों द्वारा ये गाड़ी खींची जाती है। पहिया विहीन गाड़ी होती है, बर्फ के ऊपर कुत्तों व रेंडरियों द्वारा खींची जाने वाली पहिया विहीन गाड़ी स्लेज कहलाती है। तो रेंडरियर जो है ना वो इनकी संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। जिसके पास जितने रेंडरियर होते हैं वो एस्किमो उतना अमीर माना जाता है। तो 2 पशुओं का इनके जीवन में बड़ा महत्व है, एक है सील और दूसरा है रेंडरियर। तो ये थे इनके आर्थिक क्रियाकलाप। अब हम पढ़ते हैं इनकी सामाजिक संरचना, इनका सामाजिक जीवन कैसा है। अगर बात करें हम एस्किमो की समाज और संस्कृति की, तो इन लोगों का जो समूह होता है वो बड़ा छोटा होता है और ये अपने जीवन यापन करने के लिए घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। शिकार की तलाश में इधर उधर ये घूमते रहते हैं। इनका जो समाज होता है, इनका जो परिवार होता है वो पितृवंशीय होता है और परिवार के अंदर, समाज के अंदर बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। गर्मियों का जब मौसम आता है, जब कुछ सर्दियां कम हो जाती है, बर्फ गिरनी बंद हो जाती है, तो ये कुछ उत्सवों का भी आयोजन करते हैं। ये लोग जादू टोनों में विश्वास करने वाले होते हैं।
ये जो भाषा बोलते हैं उसको एल्यूट कहा जाता है। एक और विशेषता इस जनजाति में ये पाई जाती है कि ये अपने भोजन का संग्रहण करते हैं। जब कठिन मौसम होता है उस समय भोजन आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए गर्मियों में अपने भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, जब सर्दियाँ लंबी चलती हैं, तो वो भोजन है जैसे जैसे ख़त्म होने लगता है, तो जो परिवार के जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ऐसे लगता है कि अब ये भोजन जो बचा हुआ है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म होने से सारे परिवार के ऊपर जीवन का संकट पैदा हो जाता है। तो उस बचे हुए भोजन को ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो चले, इसके लिए इनके अंदर जो बूढ़ा व्यक्ति होता है या जो बीमार व्यक्ति होते हैं वो आत्महत्या तक भी कर लेते हैं, ताकि बचा हुआ जो भोजन है वो परिवार के बच्चे और जो जवान लोग हैं वो उसको ग्रहण कर सकें और उनका जीवन चल सके। तो इस प्रकार इनकी समाज व संस्कृति पाई जाती है। तो यहाँ हम कुछ लिख लेते हैं कि इनकी समाज एवं संस्कृति कैसी है। तो इनके ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, छोटे छोटे समूहों में ये रहते हैं। इनका जो जीवन होता है वो कैसा होता है, घुमक्कड़ होता है, यानी शिकार के लिए ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। इनके अंदर जो समाज होता है वो पितृवंशीय होता है, यानी पिता की सत्ता होती है, और इनमें बहु पत्नी प्रथा पाई जाती है। साथ ही ये गर्मियों में कुछ उत्सवों का भी आयोजन करते हैं। साथ ही ये जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को बोला जाता है एल्यूट। इनके द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है, एल्यूट। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लें। कई बार ये पूछ लेते हैं कि एस्किमो के द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है, तो वो है एल्यूट। तो ये है इनकी समाज एवं संस्कृति। अब आखिर में हम इनके वातावरण समायोजन को पढ़ते हैं कि किस प्रकार इन्होंने कठिन वातावरण के साथ अपना समायोजन स्थापित किया है। एस्किमो वातावरण समायोजन। देखिए, वातावरण समायोजन का मतलब होता है जैसा वातावरण होता है उस वातावरण के साथ अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उस वातावरण में अपने आप को संयोजित कर लेना, उस वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूल बना लेना वातावरण समायोजन कहलाता है। तो एस्किमो जनजाति ने वातावरण के साथ बड़ा ही अच्छा समायोजन स्थापित किया है। इसका एक उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। एस्किमो जनजाति का आप देखें कि इनके जो क्षेत्र में हमेशा बर्फ गिरती रहती है, बर्फीला इलाका है, तो इन्होंने वातावरण के साथ समायोजन के लिए देखिए इन्होंने जो घर बनाए हैं इग्लू, इन घरों में ये बर्फ का उपयोग करते हैं। जो ये स्लेज गाड़ी बनाते हैं उस स्लेज गाड़ी के अंदर ये हड्डियों का उपयोग करते हैं। जो मछलियाँ इनको मिलती हैं सील या वालरस, उन मछलियों का ये उपयोग करके अपनी गाड़ियां बनाते हैं, और इन्हीं मछलियों की हड्डियों से ये हथियार भी बना लेते हैं। तो जैसा वातावरण है वैसा वातावरण के साथ इन्होंने समायोजन करना सीखा है। यहाँ तक कि जब भोजन की कमी आती है तो हमने ये पढ़ा था कि इनके जो बूढ़े और बीमार व्यक्ति हैं वो भोजन को बचाने के लिए, ताकि वो दूसरों के काम आ सके, वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस प्रकार कठिन वातावरण में किस प्रकार समायोजन किया जाता है उसका उदाहरण एस्किमो जनजाति प्रस्तुत करती रही है और कर रही है। लेकिन अब धीरे धीरे एस्किमो जनजाति का जो संपर्क है वो बाह्य संस्कृति से होने लगा है। बाह्य संस्कृति के प्रभाव से भी ये छूते नहीं है। इनके भी आर्थिक जो कामकाज हैं, आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं, इनके पहनावे, इनके रहन सहन पर आधुनिक संस्कृति का धीरे धीरे इनके ऊपर असर होने लगा है। जो अमेरिकी सरकार है उन्होंने भी इनके जीवन को और ज़्यादा अच्छा बनाने का प्रयास किया है। तो धीरे धीरे एस्किमो के जीवन में भी बदलाव आता जा रहा है। तो आज हमने एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो आशा है सभी विद्यार्थियों को ये अध्याय अच्छी तरह, इस अध्याय का ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा।
फिर भी अगर आपके इससे संबंधित कोई डाउट या प्रश्न रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत कर लें, साथ ही पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।